चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए, जो भी जुड़ गए हैं जल्दी जल्दी आप आ जाइए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। बुलाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, तो जल्दी से कर दीजिए। और हम आपको जैसा कि बोले हैं कि एकदम समय से, तो आपको समय से मिलेगा। और एक और बात आपको कह देना चाहते हैं, अब हम आप लोग को बुलाने नहीं जाएंगे, आप लोग को खुद आना होगा, ठीक है। टाइम से आप लोग को 8:30 बजे रेगुलर आ जाना है। एक दिन आप लोग का फिजिकल का क्लास चलेगा, एक दिन अभी ऑर्गेनिक का क्लास चलेगा 8:30 बजे से 12th का। लेकिन ऑर्गेनिक अभी 2 क्लास नहीं चल पाया है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, आगे का क्लास चलेगा। और अगर नहीं मिलता है 8:30 बजे तक क्लास अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो एक बार हमें मैसेज करके पूछ ली, जो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिखता है उस पर मैसेज करके पूछ ले। हम तो ऐसे कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको क्लास एकदम 8:30 बजे से मिल जाए, तो 8:30 बजे से मिलेगा भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि अब हम आपको बुलाने नहीं जाएंगे, यानी हम आपको अब लिंक शेयर नहीं करेंगे कि आपको व्हाट्सएप पे शेयर करें तो आप आइएगा, ऐसा कुछ अब नहीं करेंगे हम। आपको खुद आना होगा 8:30 बजे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप निःशुल्क फ्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हैं और एक टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो अब आपको खुद से जिम्मेवारी लेना होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम बुलाते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत कम स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बुलाने भी नहीं जाएंगे, जिसको भी पढ़ना होगा खुद से आकर जुड़ेगा, ठीक है। खुद से आकर जुड़ेगा और पहले ही वेटिंग दिखाता है, तो आप पहले ही आकर उस पर अपना नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, रिमाइंडर सेट कर लें, ताकि आपको क्लास शुरू होने के पहले 2 बार आपको फिर से दोहरा दे कि हाँ क्लास शुरू होने वाला है। और 8:30 बजे तो आपको आ ही जाना है, 8:30 बजे पक्का क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक का क्लास भले ही एक आध छूट जाए, लेकिन फिजिकल का क्लास रेगुलर रहेगा, एकदम प्रतिदिन रहेगा। तो आप 8:30 बजे आ जाइए। तो चलो बाबू, गुड मॉर्निंग हमारे तरफ से, कैसे हैं? जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल पे हैं उन सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमेशा जुड़े रहेंगे और आपको क्लास में मज़ा भी आएगा, बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है। तो अगर आप लोग अच्छे से क्लास कीजिएगा तब मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ ऐसे ही अगर क्या कहते हैं उसको, कि अगर आप नाम कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो वैसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पढ़ना है तो मेहनत कीजिए और साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए, किताब साथ में लेकर बैठिए। जो भी हम पढ़ाते हैं आप उसको देखिए, मिलाइए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है ना। हम आपको 100% देने का कोशिश करेंगे, यानी अधिक से अधिक बात को पहुंचाने का आप तक कोशिश करेंगे कि आप भी इस बात को जानिए। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक खास टॉपिक पे बात करते हैं जो बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। बुक में रहता है लेकिन आपको क्लास में नहीं दिखाया जाता है। तो उस चीज़ को आज हम देखते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत उससे कम बार पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो इसलिए हम उसके बीच में आज संबंध देखने वाले हैं। क्या है तो बाबू, हम देखते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में जो एज होता है उसमें परमाणु अलग अलग तरह से सजे होते हैं। तो किसी भी एज लाइन का जो डिस्टेंस होता है और उसका जो रेडियस होता है, उसके बीच में आज हम रिलेशन देखने वाले हैं, रिलेशन स्थापित करने वाले हैं, यानी संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज हम फिर से बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं, आज के बाद हम कभी भी आपको लिंक शेयर नहीं करेंगे, यानी आपको हम बुलाने नहीं जाएंगे, आपको खुद आना होगा। तो चलो अब आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेहतर टॉपिक। आज जो टॉपिक है वो है, इसको अगर हिंदी में देखें तो समीपस्थ पड़ोसी कण की दूरी तथा त्रिज्या। किसका त्रिज्या? तो परमाणुओं का त्रिज्या या कण का त्रिज्या के बीच संबंध, ठीक है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हम इसको दूसरे तरह से डिनोट करना चाहें तो कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एज लाइन के जगह पर एज लेंथ भी लिख सकते हैं। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ
यहीं पे लिख देते हैं ऑफ यूनिट सेल, यानी किसी भी एकक कोष्टिका के किसी भी एकक कोष्टिका में हम लोग देखने वाले हैं कि उसका जो एज लेंथ होता है, यानी समीपस्थ पड़ोसी कण की जो दूरी होता है लेंथ, इसे हम डिस्टेंस से भी, एज डिस्टेंस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दूरी होता है और उसका जो रेडियस होता है यानी जो त्रिज्या होता है, इस दोनों के बीच में आज हम लोग संबंध स्थापित करने वाले हैं। ये जो आपको एज लेंथ दिखाई दे रहा है या समीपस्थ पड़ोसी कण की दूरी दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बाबू छोटी डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? डी से। और आप सभी जानते हैं रेडियस को किससे? छोटी आर से। यानी हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि डी तथा यूनिट सेल में डी तथा आर के बीच संबंध, एकदम सिंपल वे में ये बोल सकते हैं बीच संबंध। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा किसके किसके बीच में संबंध निकालना है, तो डी और आर के बीच में। अब ये डी को और आर को हम कैसे डिनोट करेंगे, उसके बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो आइए आज हम लोग इस क्लास में बेहतर तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है बाबू, तीन ही यूनिट सेल में हम लोग को ये दिखाना है। तीन ही हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी भी बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आते हैं, तो कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो हमसे तीन से पूछते हैं, ACUC, BCC और FCC। ठीक है, यही तीन के बीच में हम लोग संबंध भी स्थापित करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग को एग्जाम में नहीं आता है, तो ये तीन के बीच में देखेंगे। तो चलो अब बोर्ड साफ कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हमको करना है। आज हम लोग को डिस्टेंस और रेडियस के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया किसके बीच में? डी तथा आर के बीच संबंध। ठीक है, अब ये किसके किसके बीच में? तो पहला ACUC, दूसरा FCC और तीसरा VCC। तीन में हम लोग देखेंगे। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल यूनिट सेल, उसके बाद देखते हैं FCC, उसके बाद देखते हैं हम लोग VCC। तो सबसे पहला हम लोग का है ACUC में डी तथा आर के बीच संबंध। ठीक है, समझ में आ रहा है? ACUC में डी तथा आर के बीच में संबंध, और बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको सही से देखते हैं तो हर एक बात आपको समझ में आएगा, और आपको क्लास में लगातार बने रहना है। क्लास में कॉपी पेन ले लीजिए और क्लास को वही अटेंड कीजिए जो 12th के हैं, यानी जिनको पढ़ना है, जिनको इससे कुछ मिलने वाला है। वैसे स्टूडेंट इसको नहीं देखें जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है या इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो 12th में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आप क्लास की तरह अगर इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और अपने कॉपी में नोट करते हैं, तो हम आपको कहते हैं भाई कि आपको कहीं भी कोचिंग क्लास या स्कूल वगैरह कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से निःशुल्क पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दें लास्ट दिसंबर तक, जनवरी तक हो सकता है, लेकिन कवर कर देंगे। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप करें। ऑर्गेनिक भी हम लोग का चल रहा, फिजिकल भी चल रहा। ऑर्गेनिक में भी हम लोग का 3 चैप्टर हो गया है, तीसरा चैप्टर में चल रहा है, शुरू हो गया है। और इधर भी हम लोग का ये चैप्टर 4 या 5 क्लास का और होगा, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। तो हम लोग का क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है ठीक ठाक, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको सही रहना है और आपको टेस्ट में भी भाग लेना है। जब टेस्ट बताया जाए, जो होमवर्क दिया जाए, उस होमवर्क को भी पूरा करना है। ACUC में डी तथा आर के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि ACUC आखिर कैसा दिखता है। ठीक है, ACUC कैसा दिखता है? तो ACUC सिंपल यूनिट सेल आप जानते होंगे कैसा दिखता है। तो सिंपल यूनिट सेल हमको कुछ ऐसा दिखता है।
ऐसा ही दिखता है। अब आपको इसमें पता है बाबू कि इसमें परमाणु कहाँ होते हैं, तो ACC में जो परमाणु होते हैं वो यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉर्नर यानी कोना पे ही होते हैं। ACC में D तथा R के बीच में क्या निकालना है? संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि इसमें D कौन है और R क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, अगर हम इसमें देखेंगे तो एक परमाणु दूसरा से, ऐसे तो हमको चलना नहीं, हमको फेस पे तो चलना नहीं है, हमको सिर्फ कॉर्नर को देखना है। फेस कब होगा? जब हम इसको पूरा को देखेंगे। ये पूरा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? जैसे में आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला क्या है? फेस है, तो हमको फेस पे नहीं देखना अभी, हमको सिंपल यूनिट सेल में देखना है। तो सिंपल यूनिट सेल में तो सिर्फ कॉर्नर पर ही होते हैं, यानी इस कोना से इस कोना हमको देखना है, इसके ऊपर नहीं जाना हमको, अभी हमको कॉर्नर पे देखना है। तो कॉर्नर कहाँ है? ए है, ए है, यानी इसके बीच जो हमको टोटल डिस्टेंस मिलेगा वही होगा बाबू क्या? इसका D, यानी समीपस्थ पड़ोसी कण यही दो हैं, ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा वही होगा D, जिसको हम लोग एज लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एज लेंथ। और एज लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बाबू? D से। अब हमको दूसरा चीज पता करना है R। तो सबसे पहले यहां पर समझना है कि परमाणु जब होगा तो परमाणु क्या दोनों हटा हटा होगा? नहीं ना, दोनों परमाणु आपस में सटा होगा। ये दोनों परमाणु आपस में सटा होगा। ये जो आपको बीच में दिखा रहा वो तो ऐसे ही है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखें तो कुछ ऐसा होगा। सॉरी, ये दोनों सटा रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, यानी ऐसा होगा कुछ। तो यहां पर आपको एक बात दिखाई दे रहा है कि इसके न्यूक्लियस से इसका भी नाभिक होगा, इसका भी नाभिक होगा। अब यहां पर एक परमाणु है और यहां पर एक परमाणु है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट ही नहीं इसमें भाग ले रहा है, यानी इसके अंदर वाला, ठीक है, और इसके अंदर वाला, यानी इसके नाभिक से इसके नाभिक, यानी दोनों परमाणु में आधा भाग ही भाग ले रहा है, आधा तो बाहर है आधा तो बाहर है। तो इसके नाभिक से इसके नाभिक का जो बीच का दूरी है वही क्या है बाबू? D। क्या है? एज लेंथ। अब एक बात बताओ, त्रिज्या किसको कहते हैं? R किसको कहते हैं? तो किसी भी गोला में नाभिक से बाहर की दूरी, नाभिक से बाहरी की दूरी, या कह सकते हैं कि पूरा त्रिज्या का जो हमें मिलेगा उसका आधा, यानी जो पूरा हमको दूरी मिलने वाला है, यहां से यहां इसका R होगा और यहां से यहां इसका R होगा। यानी अगर हम इस नाभिक से इस नाभिक, यानी इसको हम किससे डिनोट करेंगे? D से। अगर हम इस नाभिक से इस नाभिक के बीच का दूरी देखें तो वो क्या होगा? इसका एक R और इसका एक R, यानी टोटल अगर हम देखें तो कितना हमको मिलेगा बाबू? 2R। और एक बात बताओ, तो एज लेंथ को हम लोग पहले किससे डिनोट करते थे? A से, यानी A इक्वल टू बाबू 2R, A इक्वल टू 2R, और A क्या है? D है, यानी D इक्वल टू 2R। दोनों के बीच में रिलेशन D इक्वल टू 2R, यानी यहां से यहां समीपस्थ पड़ोसी दो कण है, इसके बीच का जो दूरी है उसी को ना हम लोग D से डिनोट करते थे, जिसको हम लोग पहले A से डिनोट करते थे। क्या से? A से। तो D बराबर 2R, तो R बराबर बाबू D/2। तो दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया। D बराबर क्या हो जाएगा? 2R, तो R बराबर D/2। तो ये बात आपको समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से रिप्ले करके देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं बाबू कि FCC में, दूसरा FCC में D तथा R के बीच संबंध बहुत ही सिंपल है। अगर आप सही से पढ़ते हैं, सही से देखते हैं तो आपको हर एक पॉइंट दिखाई देगा, समझ में आएगा। D तथा R के बीच संबंध। अब चलो सबसे पहले हम FCC को देख लेते हैं कि कैसा FCC होता है। सबको याद है, पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए इसको पहले हम पढ़ा चुके हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। चलो अब FCC कैसे हम लोग जानते हैं कि FCC है, तो इसमें प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ FCC क्या है बाबू? यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या है, जिसमें जो परमाणु होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ
इसके प्रत्येक फलक पर भी है। तो एक पीछे, एक आगे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे। इसका 6 ही फलक है, तो 6 पर सभी पर एक एक परमाणु सेंटर में होगा, यानी सभी फलक पर परमाणु पाया जाएगा। तो कॉर्नर के साथ साथ इसके प्रत्येक फलक पर भी है। अब हमको क्या करना है, इस फलक पर उपस्थित जो परमाणु है उसके बीच का कुल दूरी निकालना, यानी समीपस्थ पड़ोसी कणों के बीच का दूरी, जिसको हम लोग डी से, यानी डिस्टेंस हमको निकालना है किसका, तो एज लेंथ का। और आप जानते हैं कि जब एज लेंथ को आधा कर देते हैं, यानी उसी डी को अगर हम आधा कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, आर। तो डी और आर के बीच में हमको रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा, अगर हम परमाणु को देखें तो इस पे परमाणु होगा, इस पे परमाणु होगा, इस पे परमाणु होगा, इस पे परमाणु होगा, और ये बीच में भी परमाणु होगा। तो किसी एक फलक को ही हम लोग देख लेते हैं। अगर एक फलक पे निकल जाएगा तो समान एरिया, समान डिस्टेंस सभी पे होगा, समान रेडियस सभी पे होगा। तो हम एक पे देख लेते हैं, तो चलो हम ऊपर वाले को ही देख लेते हैं। तो ये जो हमको फलक दिख रहा है, इस फलक पे हम लोग काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है, एक बात को समझना है कि अगर हम फलक पे काम करेंगे तो परमाणु अगर यहाँ पर भी है, इस कोना पर है, इस कोना पर है, इस कोना पर है, इस कोना पर है, तो अगर किनारे किनारे चल देंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का देख लेंगे, अगर हम इसको एज लेंथ डिनोट कर देंगे, तो क्या ये फलक को डिनोट करेगा? नहीं। क्यों नहीं डिनोट करेगा? क्योंकि फलक में तो बीच में परमाणु है ना, तो हमको इस परमाणु को भी देखना होगा, तब ना ये फलक पर आएगा। अगर हम किनारे से किनारे चल दे, यानी हम इससे इसको बीच का डी दिखा दे, तो वो हमको डी कैसे निकलेगा? वो क्या होगा? वो तो हमारा फिर से एसिड हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लाइन को देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं? लाइन को। लेकिन हमको किसको देखना? फेस को देखना है। तो फेस को देखने के लिए हमको बीच वाले परमाणु को भी दिखाना होगा। यानी अगर हम वास्तविक में देखें बाबू, चलो इसको फिर से बना देते हैं। अगर हम वास्तविक में देखें तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसको से इसको, इसको से इसको, इसको से इसको, इसको से इसको, प्रत्येक कॉर्नर पे मिलेगा और प्रत्येक फेस पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि इस पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम इसके बीच का जो दूरी है, अगर हम इसको देखते हैं तो या तो ऐसे होगा, चलो ऐसे, ठीक है, या तो इधर से करेंगे तो ऐसे 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 ही आ जाएगा। अब दोनों में से जिसका मन करता है जिसके पास जाइए, जिसके से निकालिए, आपको सेम निकलेगा। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां हमको ये फलक को डिनोट कर रहा है, तो बीच में भी एक परमाणु है, बीच में भी एक परमाणु है। तो अगर हम इसको डी डिनोट करते हैं तो इसका आर क्या होगा उसके पहले बारे में देख लेते हैं। तो चलो यहां पर हम इसको डिनोट कर देते हैं, ए बी सी। अगर हम इसको ध्यान से देखें बाबू, तो कुछ ऐसा हमको दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ए बी सी। अब हमको इसके बीच का दूरी निकालना है कि इसके बीच का दूरी क्या है और इसका जो रेडियस होगा उसके बीच में रिलेशन करना है। थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर परमाणु है, यहाँ पे परमाणु है और यहाँ पे परमाणु है। तो टोटल कितना परमाणु इसमें मिला है, टोटल परमाणु का त्रिज्या कितना कितना है। तो इसके बीच में एक परमाणु, दो परमाणु और तीन परमाणु। ए न्यूक्लियस है तो इसके अंदर वाला भाग ही है इसमें, इसके बाहर वाला तो है नहीं। तो एक आर, इसको देखेंगे तो इसका न्यूक्लियस यहाँ है, तो इसका दोनों आर इसमें सम्मिलित है। अगर इसका देखेंगे तो सिर्फ एक आर। यानी अगर हम टोटल यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी देखें तो 1 2 3 4, यानी टोटल कितना आर बाबू, 4 आर। यानी अगर हम AC इक्वल टू देखें तो कितना मिल रहा है, 4 आर मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ध्यान याद आ रहा है? क्या हमको निकालना है? अगर हमको AC निकालना है तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, है ना, यही ना होगा। अब AC क्या है बाबू? अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमको पहले से ही मिल गया 4R के होल स्क्वायर। AB इसको हम कितना माने, A इसको भी हम कितना माने, A, तो A स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर, भुजा तो बराबर ही होगा ना ये दोनों, A सिर्फ चेंज होगा। तो A स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर।
अगर हम दोनों का स्क्वायर जोड़ देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है ना, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ये पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो तो बाबू, 4 चौके 16r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 8 दूना 16, यानी 8r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। अगर हम r इक्वल टू देखें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, a बाई 2√2। ठीक है, अगर आपको ध्यान से देखना है तो इसको एक बार फिर से देख लो। इसको हम लिख सकते हैं a गुना a इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम लोग इसको देखें तो a का स्क्वायर बाकी 2, यानी 2√2 नीचे बच जाएगा। तो r इक्वल टू a बाई 2√2। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको पता करना है, r तो पता हो गया, अब हमको पता करना है d। तो d क्या होता है, तो आपको पहले ही पता है d इक्वल टू 2r। इधर देखो d इक्वल टू 2r, r निकल गया तो d इक्वल टू 2r, तो a बाई 2√2 ऊपर में कितना 2, यानी आगे लिख दें 2a बाई 2√2, 2 से 2 कैंसिल, यानी d इक्वल टू a बाई √2। तो चलो ध्यान से देख लो बाबू, यहाँ r बराबर क्या, दोनों के बीच में रिलेशन निकल गया, r इक्वल टू a बाई 2√2। अगर हम d देखें तो d बराबर a बाई √2, तो दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल दिए, r बराबर a बाई 2√2। तो अगर आप इसको अच्छे से देखे होंगे तो ज़रूर ये बात समझ में आया होगा। तो d और r के बीच में रिलेशन निकल गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो चलो एक और है हमारे पास, क्या है, BCC। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग BCC के बारे में देखते हैं। और अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, मेरा विश्वास है आप अच्छे से देख रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा। चलो जल्दी से नोट कर लिया। अब एक और देख लेते हैं BCC। तीसरा है बाबू BCC में D तथा R के बीच संबंध, समझेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना होगा, समझना ही होगा। ये तो हम सबसे सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश किए, इसको से भी सिंपल हम ध्यान से अगर देखें तो यही कह सकते हैं कि इसका दूरी और इसका दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके बीच का जो दूरी होगा वो इसके बराबर होगा। वही काम हम लोग इधर किए, अब सेम काम हम लोग इधर भी करने हैं। BCC सबसे पहले बनाकर देखो, अगर चित्र समझ में आएगा तो काम भी करने आएगा। तो यहाँ पर सबसे मायने रखता है इसका चित्र, यानी इसका अगर फिगर बनाने आ गया, अगर फिगर को इमेजिंग करके समझ लिए कि अच्छा ऐसा होने वाला है, इसके बीच में ऐसा हो सकता है, तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। BCC क्या कहते हैं बाबू, जिसमें प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ एक इसके बॉडी में भी होता है। ठीक है, कहाँ होता है, बॉडी में होता है। अगर हम लोग इसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, तो ये है, मान लेते हैं कि हमारा है एक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को अगर हम BCC बनाना चाहते हैं तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पे एटम है और एक इसके बीच में धंसा हुआ है, इसके बीच में धंसा हुआ है। तो जब इसके बीच में धंसा हुआ है तो हमको इस परमाणु को लेकर ही काम करना है, क्योंकि हमको किस में निकालना है, BCC में निकालना है। तो BCC में जब तक हम इस परमाणु के बीच में नहीं आए, जब तक हमारा कोई भी काम होने वाला नहीं है। अगर हम सिर्फ इसको निकाल देते हैं तो भी हमको कोई काम नहीं होने वाला है, अगर हम सिर्फ इसको निकाल देते हैं तो भी कोई काम हमको होने वाला नहीं। हमको तो अंदर अंदर आना है, जिससे इस परमाणु से हमको टच होते, यानी उस परमाणु से घुस के अगर हमको दूसरे तरफ निकालना है
तो यहाँ से इसको अंदर से होकर निकालना है। तो अगर हम इसको से इसको पर ले आए तो फिर बाहर बाहर चलाएगा, फलक से फलक चलाएगा। हमको तो इसको दिखाना है ना, तो इसको दिखाने के लिए मान लेते हैं कि इसके बीच में परमाणु है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हमको बीच वाला परमाणु में डालना है, तो इसके नीचे से होकर इस परमाणु के पास मिलता है, यानी यहाँ से यहाँ मिलता है। देख लीजिए, यहाँ से अगर यहाँ मिलता है, यहाँ ऊपर वाला और यहाँ नीचे वाला अगर बीच में क्रॉस करते हैं तो बीच वाला जो परमाणु होगा ना उससे होकर गुजरेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, समझिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि अगर मेरे पास कोई घन है, ठीक है, कोई घन है मेरे पास, और अगर उसके बीच में एक परमाणु है और उस परमाणु को लेकर हमको डिनोट करना है या दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो मान लेते हैं कि अगर हम इसके नीचे वाला से शुरू कर रहे हैं तो बीच में परमाणु है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ चलाते हैं तो सिर्फ बाहर बाहर चल रहा है, उसको बाहर से टच कर रहे हैं, उसके अंदर से टच नहीं कर रहे हैं। उसको अंदर से टच करने के लिए उसमें हमको घुसना पड़ेगा। तो घुसने के लिए क्या करना होगा? हमको तिरछे तिरछे आना होगा, और तिरछे तिरछे के साथ साथ अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हमको इसको अंदर से घुसते हुए ऊपर वाला में आना है। ऊपर वाला में समझ में आ रहा होगा अब आप लोग को, यानी इसके नीचे से शुरू करेंगे तो इसके ऊपर वाला में आएंगे, तब जाकर वो परमाणु मिलेगा। यानी अगर हम इसके नीचे से शुरू करते हैं चलना बाबू, तो इसके होते हुए अंदर हमको इस पे आना है। ध्यान से देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। इसके नीचे से होते हुए हमको इसके पास में आना है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है हम? अब आ गया होगा। इसको से होते हुए हमको इसके पास आना है। अब चलो यहाँ पर इस बात को अगर समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो हम दूसरे तरह से दिखाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से समझें, चलो इसको से भी अच्छा सिंपल सा और बताते हैं। इधर के तरफ मान लेते हैं कि अगर हम इसको देखें तो इसको से अगर हम इसके पीछे वाला में आ जाएंगे तो भी हमको बीच वाला मिलेगा, ठीक है, बीच वाला मिलते हुए जाएगा, ठीक है। अगर हम इस तरह से आते हैं तो भी हमको बीच वाला, यानी इसके ऊपर से इसके अंदर वाला, इसके ऊपर से इसके अंदर वाला। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चल लेते हैं तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी अगर हम इसका कुल दूरी देखना चाहें तो हमको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आना होगा। अगर हम इसके बीच में देखें तो बाबू यहाँ पर भी परमाणु, यहाँ पर भी परमाणु और यहाँ पर भी परमाणु। अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी देखना चाहे, चलो इसको डिनोट कर देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? ए डी। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ एक आर, इसके में 2 आर और इसमें 1 आर, यानी टोटल कितना? 4 आर। अब हम इसको समझाना चाहते हैं, आपको उतना चौड़ा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं तो बाबू यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आना होगा, तब जाकर हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। यानी अगर हम AD पे आना चाहते हैं, अगर AD का निकालना चाहते हैं तो हमको क्या निकालना होगा? AB जोड़ BC जोड़ CD। अगर हम ये तीनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हमारा AD निकल जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल वे में समझ सकता है कि AB क्या है बाबू? A है। BC क्या है बाबू? A है। CD क्या है? A है। तीनों बराबर है तो AD निकल जाएगा। तो AD कितना है बाबू? 4R। एकदम इससे सिंपल सा तो भाषा में आप समझ जाइएगा। तो A इक्वल टू A प्लस A। अब यहाँ पर हमको क्या कर देना है? सभी को AD स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर, ये अपन मन से काम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। अगर हम लोग 4R का स्क्वायर करते हैं तो A का स्क्वायर जोड़ A का स्क्वायर जोड़ A का स्क्वायर। अगर हम फार्मूला से भी काम करेंगे तो वही काम होगा, लेकिन उससे आसान हमको ये मिलेगा। 4R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? A 3A स्क्वायर। तो हमको अगर R स्क्वायर बराबर देखना है तो क्या हो जाएगा बाबू? 3A स्क्वायर बाई 4। अगर बाबू हम R इक्वल टू देखना चाहें तो R क्या हो जाएगा? √3A बटा 2। R इक्वल टू यही ना हो जाएगा, √3A बटा 2। तो A हमको क्या मिल गया? A हमको मिल गया R। हमको क्या चाहिए? D। D इक्वल टू क्या होता है बाबू? 2R। यानी इसमें 2 से गुना कर देंगे
तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो इधर दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। D इक्वल टू 2R होता है, तो इसमें निकालना चाहते हैं तो D इक्वल टू हो जाएगा 2√3a/2, ठीक है, 2√3a/2। अब यहाँ पर हमको इस बात को समझ लेना है कि हम यहाँ पर कैसे काम करेंगे। सॉरी, कहीं गलती हो रहा है क्या, सॉरी, यहाँ 16 होगा ना, 16, यहाँ भी 16 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो हम ये 4 है तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो D इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2√3a/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यानी D इक्वल टू √3/2, √3a/2। तो A जो हमको निकल गया, A क्या निकल गया, A हमारा निकल गया बाबू D, और A क्या निकल गया, कहाँ गया, A क्या निकल गया, R। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में रिलेशन सत्यापित कर सकते हैं। तो A पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 16r² होगा, जहाँ पे छूट गया था जाकर उस टाइम। तो 16r² बराबर 3a², तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 3a²/16। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/4। तो ये हमारा r निकल गया। अगर हम d निकालना चाहते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू 2r होता है। तो d इक्वल टू 2r, तो ऊपर वाला में 2 से गुना कर दिए, तो d इक्वल टू 2√3a/4। अगर हम इसको देखें बाबू तो 4 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यानी d इक्वल टू √3a/2। तो ए हमको तीनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया, और हम ए इसलिए बताए हैं ताकि आप आसानी से इसमें काम कर पाएँ और अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो और हम आगे देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम तीनों को समरी बना देते हैं। तो समरी में आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं, अगर हम लोग समरी देखें तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिला। सबसे पहले मिला SUC, उसके बाद मिला FCC, उसके बाद मिला BCC। अगर हम तीनों के अगर R डिनोट करना चाहें और अगर हम लोग D डिनोट करना चाहें, तो SUC में R क्या निकला था, SUC में R क्या निकला था, R बराबर D/2, और D क्या निकला था, 2R, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, 2, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, A से ना, तो हम इसको A/2 भी यहाँ कर सकते हैं, A/2। अगर हम लोग FCC में देखें तो FCC में R क्या निकला, देख लीजिए, R FCC में A/2√2। अगर हम लोग देखें R, तो R निकल गया हमारा A/2√2, और अगर D देखें बाबू तो क्या है, A/√2। अगर हम लोग एक और जो हमारा बच गया BCC, अगर BCC को देखें तो R हमको क्या मिल गया, R इक्वल टू √3a/4, और अगर हम लोग D देखें बाबू तो D क्या निकल गया, √3a/2। तो ये हमारा है समरी। इसको आपको याद कर लेना है ताकि भविष्य में कभी भी ज़रूरत हो तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आप इसी को देखकर याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको यही पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ए हमारा R है, ए हमारा D है। तो चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू पैकिंग इफिशियंसी। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।